दोस्तों नमस्कार। लोक आस्था के महापर्व छठ के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और छठ के अवसर पर आज हम चर्चा भी कर रहे हैं तो जिस राज्य में छठ प्रमुखता के साथ बनाया जाता है, बल्कि धर्मनिरपेक्ष ताने बाने का सबसे बड़ा स्वरूप जिन चीजों को माना जाता है, उनमें से छठ भी महत्वपूर्ण है। अब जब छठ की भूमिका इतनी बड़ी है, धर्मनिरपेक्ष ताने बाने की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण है और बिहार में चुनाव भी हो रहे हैं, तो चुनाव के मौके पर और छठ के मौके पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि बिहार में सबसे बड़े अल्पसंख्यक समूह यानी मुसलमान वोटर क्या कर रहे हैं। बिहार के मुसलमान किस टैक्टिस के तहत, किस पैटर्न पर वोटिंग कर रहे हैं और बिहार के मुसलमानों को सत्ता ने क्या दिया, सियासतदानों ने क्या दिया और किस प्रकार की परिस्थितियों में बिहार के अंदर सेकुलर और कम्युनल यानी सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता की राजनीतिक बाइनरी, जो पॉलिटिकल बाइनरी जो खींची गई, उसमें बिहार के मुसलमानों ने खुद को राजनीतिक स्थिति में कहां पाया। दरअसल इस देश में मुसलमानों को वोट बैंक बनाने की परंपरा नहीं है। मुसलमानों को वोट बैंक बनाकर, चाहे वो सेकुलर पार्टियां हो या कम्युनल पार्टियां हो, कमोबेश सबने अपने अपने तरीके से, किसी ने कम किसी ने ज्यादा, अपने अपने तरीके से व्यवहार करने की कोशिशें की। सांकेतिक महत्व, पॉलिटिकल सिंबोलिज्म पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया और इन सब के बीच जब बिहार का चुनाव सामने आ गया तो बिहार के अंदर जो ताजा कास्ट सर्वे 2023 में हुआ, उसके मुताबिक 17.7%, मोटे तौर पर कहें तो 17.5% मुसलमानों की आबादी है। इसी अनुपात में मुसलमान वोटर भी हैं और जब इतने वोटर बिहार में है, लगभग 18% वोटर, तो ये 18% वोटर बिहार में किस रणनीति के तहत वोटिंग कर रहे हैं, किसकी सरकार बनाना चाहते हैं, किसकी सरकार रोकना चाहते हैं, यह इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। दरअसल बिहार के मुसलमानों की स्थिति पर आप नजर डालें तो जो स्थिति पूरे देश में ओवरऑल प्रति व्यक्ति आय, जीवन स्तर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मानव विकास सूचकांक के दूसरे पैरामीटर्स, इन सब पर जो दूसरे समुदायों की स्थिति है, मुसलमानों की स्थिति उससे कहीं ज्यादा बदतर है। सच्चर कमीशन की रिपोर्ट को यदि हम माने, जो 2006 में इस देश के मुसलमानों की स्थिति के लिए बनाई गई थी, तो इक्का दुक्का राज्यों को यदि छोड़े, जो राज्य बिहार से भी नीचे थे, अन्यथा बिहार के मुसलमानों की स्थिति बहुत भिन्न नहीं है। लेकिन वोटिंग पैटर्न क्या है, कितने टिकट किसने दिए, कितने टिकट किस गठबंधन से दिए गए, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को पिछली बार जो सफलता मिली, क्या इस बार भी मिल पाएगी? इन सवालों का जवाब ढूंढने के पहले बिहार के अंदर जिस प्रकार से वोटिंग पैटर्न और वोटिंग बिहेवियर, मतदान का व्यवहार जिस तरीके से होता है और एसआईआर के बाद की परिस्थितियों ने किस तरह से इसको प्रभावित किया, इन सब को यदि हम एक लाइन में, एक वाक्य में कहने की स्थिति पर जाएं तो 1990 से 2025 के बीच ये पहला चुनाव होने जा रहा है जहां लालू यादव या राष्ट्रीय जनता दल मुसलमानों की पहली पसंद नहीं है। मुसलमानों की पहली पसंद अब कांग्रेस पार्टी है। धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को कांग्रेस ही बनाए रख सकती है, इस बात को मुसलमान उसी तरह से समझ रहे हैं जिस तरह से इस देश का दलित तबका भी बसपा के कमजोर होने के बाद इस बात को समझ रहा है कि कांग्रेस पार्टी ही अंततः दलितों के हितों की रक्षा कर सकती है, संविधान बचाने का काम कर सकती है, आरक्षण बचाने का काम कर सकती है। खैर, आरक्षण, संविधान और मुसलमान, इन सारी बातों से इतर जाकर इलेक्टोरल पैटर्न और इलेक्टोरल बिहेवियर, यानी चुनाव में कैसा व्यवहार होता है और किस मुद्दों के आधार पर किस तरीके से किस इलाके में वोटिंग होती है, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। 1990 के बाद से लाल कृष्ण आडवाणी और भारतीय जनता पार्टी के उदय के बाद से यदि देखें तो मुसलमानों ने सबसे पहला एजेंडा बनाया भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो मजबूत हो उसे वोट। लेकिन 2014 के बाद की जो परिस्थितियां आई उसमें मुसलमानों का एजेंडा कुछ हद तक बदला। मसलन उत्तर प्रदेश को ही यदि हम देखें तो जिस दौर में मुल्ला मुलायम कहे जाते थे समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव, उस दौर में भी मुसलमानों के उतने वोट उन्हें नहीं मिले जितने वोट अखिलेश यादव को
मुल्ला मुलायम जैसी कोई पदवी न मिलने के बाद, जैसा कोई उपनाम न मिलने के बाद उन्हें मिला था। 95% से ज्यादा मुसलमानों के वोट 2022 में अखिलेश यादव को मिले थे। मुलायम सिंह यादव के टाइम में यह आंकड़ा कभी 50, 55, 60% से ऊपर नहीं जा पाया था, क्योंकि तब रणनीतिक तौर पर बसपा और कांग्रेस को भी वोट मिला करते थे। लेकिन इसका नतीजा यह हुआ कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक काउंटर पोलराइजेशन भी हुआ। सबने देखा कि 5 साल के योगी आदित्यनाथ के शासनकाल को बहुत बेहतर न मानते हुए भी जनता ने योगी आदित्यनाथ को दूसरा मौका 2/3 से ज्यादा बहुमत से दे दिया था। अब बिहार का चुनाव है। बिहार में सीमांचल एक इलाका है, 24 विधानसभा सीटें और 4 जिले आते हैं। अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार, इन इलाकों में 40% से लेकर 70% तक अलग अलग जिलों में मुस्लिम आबादी है। इन इलाकों के मुसलमान वोटर ये बात तय है कि इस बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पर बहुत भरोसा नहीं कर पा रहे, महागठबंधन के साथ एक तरफा जा रहे हैं। लेकिन इन 24 सीटों के अलावा बिहार में 219 सीटें भी ऐसी हैं जहां मुसलमानों की तादाद है, और वहां के मुसलमान वोटर्स के वोटिंग पैटर्न से यह तय होना है कि किस तरह से बिहार में सरकारें बननी है। ओवरऑल बिहार की 243 सीटों की बात करें तो 243 सीटों की जो स्थिति है उनमें तकरीबन 40 सीटें ऐसी हैं जहां पर 25% से ज्यादा मुसलमान हैं, कम से कम 25% मुसलमान हैं। और इसके अलावा भी कुछ सीटें ऐसी हैं, 2 दर्जन के करीब सीटें, जहां 20% से ज्यादा मुसलमान हैं। और उनके अलावा भी तकरीबन 40 सीटें ऐसी हैं, 40 से 42 सीटें, जहां पर 15% से ज्यादा मुसलमान हैं। उत्तर बिहार की बात करें तो गोपालगंज, सिवान और चंपारण के इलाके से लेकर सहरसा, पूर्णिया तक चले जाएं। पूर्णिया को छोड़ देते हैं क्योंकि सीमांचल इलाके की चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। सीमांचल इलाके का वोटिंग पैटर्न एकदम क्लियर है कि वहां किधर जा रहे हैं लोग। सीमांचल के बाहर की चर्चा महत्वपूर्ण है कि वहां के मुसलमान वोटर किस तरह से वोटिंग करेंगे। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के बीच 51 सीटों पर मुकाबला हो रहा है। हालांकि उसमें उन 51 सीटों में नरकटियागंज की सीट भी है। नरकटियागंज की सीट पर फ्रेंडली फाइट हो रही है कांग्रेस के साथ, और अभी जो जमीनी सूचना मिल रही है उसमें कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट भाजपा के साथ मुख्य मुकाबले में दिख रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल फिलहाल तीसरी पायदान पकड़ने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके अलावा जो 50 सीटें हैं वहां राजद और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला है, और उन 50 सीटों से यह तय होना है कि बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी, इन दोनों में ज्यादा विधायक किसके जीत कर आएंगे, इन्हीं 50 सीटों से तय होना है, जहां राजद और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला है। 143 टिकटों में से राजद ने 18 टिकट दिए हैं, कांग्रेस ने अपनी 60 सीटों में से 10 टिकट मुसलमानों को दिए, सीपीआई-एमएल ने भी 2 टिकट दिए। कुल जमा 30 टिकट मुसलमानों को महागठबंधन से मिले हैं। वहीं अगर एनडीए गठबंधन की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से तो टिकट मिलने का सवाल ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को यानी बिहार के 18% वोटों को अपना मानकर चलती ही नहीं है। लेकिन जनता दल यूनाइटेड ने पिछली बार 9 सीटें दी, 9 में एक भी नहीं जीत पाए थे, उसने इस बार 9 की संख्या को घटाकर 4 कर दिया, क्योंकि उसे भी पता है कि जब भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है तो मुसलमान वोटर उसे स्वीकार करने की स्थिति में ना हो। लोक जनशक्ति पार्टी ने भी 1 सीटें दी है और वो सीमांचल के इलाके में ही दी है। तो एनडीए से कुल जमा 5 और महागठबंधन से 30 सीटें मुसलमानों को दी गई, यानी दोनों प्रमुख गठबंधन की तरफ से 35 टिकट दिए गए। जन सुराज की तरफ से अच्छी खासी संख्या में मुसलमानों को सीटें दी गई, लेकिन मुसलमान वोटर जन सुराज को जीतता हुआ नहीं देखकर उसके साथ जाने को तैयार नहीं है। बिहार में शायद ही कोई सीट हो, मुश्किल से आधा दर्जन सीटें ऐसी मिलेंगी जहां जन सुराज के कैंडिडेट अपने लिए मुख्य मुकाबले में जगह बनाते हुए दिखाई देंगे। लेकिन जो जगह बनाते हुए दिख रहे हैं, मोटे तौर पर मुकाबला, जब कोई चिराग मॉडल इस बार नहीं चल रहा तो एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन या महागठबंधन है। अब सवाल यह उठता है कि जिन सीटों पर भाजपा और लोजपा लड़ रही है वहां मुसलमानों का क्या रवैया है,
और जिन सीटों पर जनता दल यूनाइटेड लड़ रही है वहां मुसलमानों का क्या रवैया है, किस रवैये के साथ, किस वोटिंग पैटर्न के साथ वो वोटिंग कर रहे हैं, ये अलग अलग इन दोनों सीटों पर तय होना है। 129 सीटों पर भाजपा और लोजपा लड़ रही है। एक सीट पर लोजपा के मुसलमान कैंडिडेट है, हो सकता है कि वहां 5-10% मुसलमानों के वोट उन्हें मिल जाए, लेकिन बची हुई 128 सीटों पर भाजपा और लोजपा को किसी भी मुसलमान वोटर का वोट मिल जाए तो यह चमत्कार को नमस्कार करने वाली स्थिति है। मोटे तौर पर कहें तो 129 में से 128 सीटों पर भाजपा और लोजपा को मुसलमानों का साथ नहीं मिलना है, और उनके अपने वाजिब कारण भी है। बाबरी विध्वंस से लेकर जिस तरह के उसके बाद के दौर में से लेकर आज तक जिस तरह के बयान भाजपा के नेता देते रहे हैं, आखिर क्यों मुसलमान उन्हें वोट देंगे, ये जायज सवाल है। खुद प्रधानमंत्री जब लोकसभा चुनाव में मंगलसूत्र मुजरा भैंस खोलकर मुसलमानों को दे देंगे इस तरह की बातें करते हैं, तो मुसलमान यदि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते तो कौन सा गुनाह करते हैं, बिल्कुल ठीक काम करते हैं। अब सवाल यह है कि जनता दल यूनाइटेड की 101 सीटों पर क्या होगा। जनता दल यूनाइटेड बनाम महागठबंधन के अलग अलग दल, जिसमें मुकेश सहनी की पार्टी भी है तो कांग्रेस पार्टी भी है, वामपंथी पार्टियां भी है तो राष्ट्रीय जनता दल भी है, और आईपी गुप्ता की इंडियन इंक्लूसिव पार्टी भी है। इनमें से आईपी गुप्ता की पार्टी जिन 3 सीटों पर लड़ रही है उसमें 2 सीटों वो जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ लड़ रही है, एक भाजपा के खिलाफ लड़ रही है। मुकेश सहनी की पार्टी 4 सीटें जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ लड़ रही है। तो पहले इन 6 सीटों की चर्चा हम कर लेते हैं। 2 सीटें आईपी गुप्ता की और 4 सीटें मुकेश सहनी की, जो जेडीयू के खिलाफ चुनाव लड़ी जा रही है। वहां पर मुसलमान वोटर्स के बीच में सबसे बड़ा संशय है, और संशय का कारण भी उनका वाजिब है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, छोटे विधायक दल वाली पार्टियों को तोड़कर वहां ऑपरेशन लोटस को सक्सेसफुली अंजाम देने का। अब चूंकि मुकेश सहनी ने भी एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया, आईपी गुप्ता ने भी नहीं दिया, तो जेडीयू की सीटों पर, जेडीयू बनाम मुकेश सहनी या जेडीयू बनाम आईपी गुप्ता की आईआईपी पार्टी जिन 6 सीटों पर है, उन सीटों पर यदि आप नजर डालें, उन सीटों में बेलदौर की सीट है, उन सीटों में जमालपुर की सीट है, उन सीटों में केसरिया की सीट है। इस तरह की सीटों पर यदि आप नजर डालें तो यहां के मुसलमानों के बीच जो परिस्थितियां विद्यमान है, वो परिस्थितियां ये है कि अगर वो महागठबंधन के इन पार्टियों को वोट देते हैं तो चुनाव के बाद इनके विधायक क्या गारंटी है कि भाजपा में नहीं जाएंगे, और अगर ये नीतीश कुमार की पार्टी को वोट देते हैं जो पहले से ही भाजपा के साथ गठबंधन है, तो भाजपा गठबंधन को सीधे वोट दे दे या भाजपा के पक्ष में जिनके टूट कर जाने की संभावना अभी से जताई जा रही है, खासकर भाजपा के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए, उसमें वोटर क्या करें, इन 6 सीटों पर बड़ा सवाल है। सीधे भाजपा में कोई चला जाए या भाजपा का सहयोगी दल है जो कभी भी बाद में भाजपा का साथ छोड़कर पलटी मार सकता है। इस हालात में इन 6 सीटों पर मुसलमानों को फैसला करना है, और अभी वहां दुविधा की स्थिति बनी हुई है कि क्या जेडीयू को दे दिया जाए या फिर वीआईपी या आईआईपी को दे दिया जाए। अब इन 6 सीटों से आगे निकलते हैं। इन 6 सीटों से आगे जिन सीटों पर फ्रेंडली फाइट हो रही है, मसलन वैशाली की सीट है, मसलन लालगंज की सीट है, नरकटियागंज की सीट है, वहां कांग्रेस पार्टी के साथ क्या हो, किस तरह से वोट किया जाए। बछवाड़ा की सीट है, राजा पाकड़ की सीट है। इस तरह के हालात में फ्रेंडली फाइट वाली सीटों पर मुसलमान छोटी पार्टियों के साथ जाएं, राजद के साथ जाएं, कांग्रेस के साथ जाएं, ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। और जब बड़ा सवाल खड़ा है तो मेरे पास जो जानकारी है उसमें सिर्फ और सिर्फ नरकटियागंज के बारे में है कि चूंकि वहां पर राष्ट्रीय जनता दल के जो उम्मीदवार हैं वो एक जमाने में भारतीय जनता पार्टी से मिलते जुलते संगठन, गैर राजनीतिक संगठन विश्व हिंदू परिषद के मंच पर तलवार बांटते हुए नजर आए थे, तलवार के साथ वहां दिखते थे, लिहाजा उनके पक्ष में जाने की बजाय समीकरण भी उन्हें अलाउ कर रहे हैं कि क्यों ना कांग्रेस पार्टी के साथ जाए। अब आखिरी दौर में वो राजद के साथ रहेंगे, कांग्रेस के साथ रहेंगे, ये वक्त बताएगा। आज की तारीख में वहां कांग्रेस मुख्य मुकाबले में है।
अब आते हैं उन सीटों पर जहां राष्ट्रीय जनता दल बनाम जनता दल यूनाइटेड की लड़ाई है। 61 विधानसभा सीटें हैं जहां राजद बनाम जदयू की लड़ाई है। जी हां, 61 सीटें। और इन 61 सीटों की बात यदि हम करें तो इन 61 सीटों में मुसलमानों का वोट 70% तक राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में जाएगा, यह तय है। 25 से 30% वोट जनता दल यूनाइटेड को मिलेगा। अब उसमें 10,000 रुपए का भी असर है, नीतीश कुमार के सुशासन का भी असर है। अब वो सुशासन कितना है नहीं है वो बिहार के वोटर बेहतर जानते हैं। लेकिन जनता दल यूनाइटेड बनाम राजद की सीटों पर मुसलमान वोटों का एक तरफा उस तरह से राजद के पक्ष में जाना लगभग असंभव है जिस तरह से भाजपा लोजपा की सीटों पर महागठबंधन के पक्ष में जाएगा। अब इससे उलट एक और तस्वीर बनती है। इससे उलट तस्वीर यह है जहां कांग्रेस पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का मुकाबला है। वैसी सीटें 31 सीटें हैं और उन 31 सीटों पर 90% के करीब मुसलमान वोटर कांग्रेस पार्टी के साथ जाएंगे। ये करीब करीब तय मानिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अभी सबसे ज्यादा भरोसेमंद पार्टी के तौर पर सामने आ रही है। तमाम तरह के आरोप और वोट बैंक की चिंता किए बिना जिस तरह से कांग्रेस के मौजूदा नेतृत्व ने क्षणिक राजनीतिक स्वार्थ को छोड़कर, वोट बैंक की राजनीति को छोड़कर धर्मनिरपेक्ष मूल्यों में अपनी आस्था जताई है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने जिस तरह से मजबूती से डटे रहकर उनके मुद्दों को उठाया, उसके बाद तो साफ साफ दिखाई देने लगा है कि अब राष्ट्रीय जनता दल नहीं, कांग्रेस उनकी पहली पसंद है। राजद और कांग्रेस के बीच का गठबंधन है, लिहाजा राष्ट्रीय जनता दल के साथ भी वो है। राजद से उन्हें बैर नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में चूंकि 2014 से 2025 11 साल एक लंबा वक्त होता है और क्षेत्रीय पार्टियों के साथ रहकर इस देश का अल्पसंख्यक मतदाता नरेंद्र मोदी से मुकाबले में मजबूत राजनीतिक ताकत को खड़ा नहीं कर पाया, इस वजह से जो पार्टियां कांग्रेस के साथ गठबंधन में रहे उन्हें ही वोट दिया जाए, इस स्ट्रेटजी पर जब मुसलमान वोटर जा रहा है तो कहीं ना कहीं राजद और कांग्रेस के बीच जो सीटों की खींचतान थी, अंतिम समय तक विवाद चलता रहा। आज तक कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट की स्थिति है। ये दरअसल एक तरफ भविष्य की राजनीति को लेकर वोट बैंक बचाने की कवायद भी है। अब कैसे वोटिंग पैटर्न तय हो रहा है राष्ट्रीय जनता दल का, जरा उसे कुछ सीटों के माध्यम से देखें तो समझ में आ जाएगा कि आखिर मुसलमान वोटर कुछ हद तक जनता दल यूनाइटेड की तरफ भी जाता हुआ क्यों दिख रहा है। अब उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कई सारी सीटों को, जहां कहीं जन सुराज की तरफ भी जाता हुआ इक्का दुक्का सीटों पर दिख रहा है, तो जेडीयू की तरफ भी, राजद की तरफ भी मजबूती से टिका हुआ है जहां भाजपा से मुकाबला है। मसलन ढाका की सीट है, ढाका की सीट पर महज 7-8 हजार वोटों से हार जीत हुई थी पिछली बार, और इस बार राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में अल्पसंख्यक वोटर एकजुट है। हालांकि वहां भी एमआईएम ने अपना राजपूत कैंडिडेट उतारा है, हिंदू कैंडिडेट उतारा है। बगल में शिवहर की विधानसभा सीट देखें, शिवहर की विधानसभा सीट पर राजद के कैंडिडेट को बहुत दमदार नहीं माना जा रहा, लिहाजा वहां बसपा और जनता दल यूनाइटेड के बीच में चुनावी संघर्ष आखिर में जाकर यदि सिमट जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। बाजपट्टी की सीट है, बाजपट्टी की सीट पर मुसलमान वोटर फिलहाल जो स्थिति दिखाई दे रही है उसमें जनसुराज की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। दक्षिण बिहार में शेरघाटी की सीट की बात करें, वहां भी कमोबेश वही स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। अब सवाल ये उठता है कि चुनाव हो तो कैसे हो, किस तरह की परिस्थितियों में मुसलमान वोटर अपने आप को एडजस्ट करें। मुद्दा आधारित राजनीति में सबने अपने अपने लाभार्थी जरूर क्रिएट किए। लाभार्थी बनाने की प्रक्रिया में दलितों को भी 5 किलो राशन और कुछ पैसे समय समय पर किसान सम्मान निधि या कोई और निधि के नाम पर या रोजगार के नाम पर कभी 2,000 तो कभी 10,000 भेजने की एक अलग परंपरा चल पड़ी है। लेकिन वो परिस्थितियां अब वोटिंग पैटर्न को उस रूप में प्रभावित करेंगी जैसे 2014 के बाद के दौर में प्रभावित करती हुई दिखी है, वो दिखाई नहीं देता। जैसे महाराष्ट्र चुनाव या मध्य प्रदेश चुनाव में प्रभावित करते हुए दिखी है, अब दिखाई नहीं देता। अब जो हालात बन रहे हैं उस हालात में मुसलमान वोटर भी देख रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल खुद के द्वारा लड़ी जा रही
143 सीटों पर एमवाई समीकरण से कितना आगे बढ़ा। और इस बीच मोदी एरा का सबसे बड़ा इंपैक्ट, सबसे बड़ा प्रभाव यह है कि जहां राष्ट्रीय जनता दल के मुसलमान कैंडिडेट होते हैं, वहां यादव कैंडिडेट एक तरफा पोलिंग नहीं कर पाते, वो चले जाते हैं दूसरे गठबंधन की तरफ। ये एक शिकायत मुसलमान वोटर्स की रही है और इसी शिकायत के बीच एमआईएम ने अपनी जगह बनाई थी। लेकिन इस विधानसभा चुनाव में इस शिकायत के खत्म होने की उम्मीद है, क्योंकि अब राष्ट्रीय जनता दल का कोर वोटर यानी यादव वोटर भी पहले की तुलना में काफी परिपक्व व्यवहार कर रहा है। लोकसभा चुनाव में दिखा था कि मधुबनी में अली अशरफ फातमी को बहुत अच्छी संख्या में मुसलमानों के वोट नहीं मिल पाए थे। ये साफ साफ दिख रहा था। यादवों के वोट नहीं मिल पाए थे, मुसलमानों के वोट तो मिले ही थे, यादवों के नहीं मिल पाए थे। और कई अन्य सीटों पर जहां मुसलमानों के वोट महत्वपूर्ण है, वहां इस तरह की चीजें देखने को मिली थी। पूर्णिया का लोकसभा चुनाव भला कौन भूल सकता है, जब राजद के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा ही वोटर्स को यह संकेत दिया जा रहा था कि या तो जदयू यानी एनडीए में चले जाइए या राष्ट्रीय जनता दल के कैंडिडेट को वोट दीजिए, मतलब पप्पू यादव को वोट मत दीजिए। जबकि हकीकत यह दिखाई दे रही थी कि मुकाबला पप्पू यादव से हो रहा है। उस वक्त राजद की अपील को दरकिनार कर मुसलमान वोटर पप्पू यादव के साथ चला गया। उधर पटना में देखा जा रहा है कि जैसे कायस्थ वोटर पटना शहर के अंदर नाराज दिखाई दे रहे हैं, तो कुमरार जैसी सीट पर भी अगर मुसलमान और कायस्थों की एकजुटता बन के जनसुराज को चुनाव जिताते हुए दिखाई दे, किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। शाहबाद बेल्ट, जहां पिछली बार बहुत बड़ी चुनावी विफलता हाथ लगी थी एनडीए गठबंधन को और बहुत बड़ी सफलता मिली थी महागठबंधन को, उस इलाके में भी चाहे बक्सर हो, चाहे आरा जिला हो, चाहे सासाराम या कैमूर का इलाका हो, 22 में 19 सीटें महागठबंधन ने जीती थी। 1 सीट बसपा को मिली थी और 2 सीट भाजपा को मिली थी, यानी एनडीए को मिली थी। उस इलाके में अब भी चूंकि मुस्लिम वोटर का परसेंटेज वहां ज्यादातर सीटों पर 10 से 15% के बीच ही है, ज्यादा नहीं है, वहां पर एक तरफा महागठबंधन के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। मामला कहां फंस रहा है? मामला फंस रहा है जहां राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में तीसरा कोण बन रहा है, या जनता दल यूनाइटेड बनाम एनडीए के दूसरे जनता दल यूनाइटेड बनाम महागठबंधन के ऐसे उम्मीदवारों के बीच मुकाबला फंस रहा है जहां महागठबंधन का उम्मीदवार कमजोर पड़ता दिख रहा है। इस तरह की सीटों पर चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। कई सारे ऐसे सवाल हैं जिन सवालों के बीच में बिहार के चुनाव के बीच मुसलमान वोटर के वोटिंग पैटर्न्स पर नजर डालना जरूरी हो जाता है कि आखिर शिक्षा उनके लिए भी मुद्दा है, स्वास्थ्य उनके लिए भी मुद्दा है, रोजगार उनके लिए भी मुद्दा है। अगर बिहार के सिर्फ 2 जिलों की बात करें, सिवान और गोपालगंज, तो ना सिर्फ अल्पसंख्यक बल्कि बहुसंख्यक समुदाय के लोग भी बहुत बड़ी संख्या में गल्फ में जाकर काम करते हैं। लेकिन क्या बिहार के किसी एयरपोर्ट से दुबई के लिए डायरेक्ट फ्लाइट है? नहीं है। यह मुद्दा बिहार के हुक्मरानों के लिए या जो बिहार के हुक्मरान बनना चाहते हैं उनके जेहन में नहीं है। जो मजदूरी करने के लिए दूसरे राज्यों में लोग जा रहे हैं, उसमें मुसलमान भी बड़ी संख्या में है, चाहे मुंबई हो, चाहे पंजाब हो, चाहे दक्षिण भारत के राज्य हो। पलायन मुद्दा है तो पलायन मुसलमानों के लिए भी मुद्दा है। और इन सब के बीच जिस तरह का नैरेटिव पिछले 10-11 सालों में सेट किया गया इस देश के अंदर कि मुसलमानों की बात खुलकर करना गुनाह हो गया। क्या मुसलमान इस देश के नागरिक नहीं है? क्या मुसलमान बिहार के वोटर नहीं है? जनता दल यूनाइटेड जैसी पार्टी ने केवल 4 टिकट दिए। भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने के बाद क्या जनता दल यूनाइटेड ने भी वक्फ बोर्ड पर जिस प्रकार का रवैया जेडीयू ने अपनाया, वक्फ कानून पर संसद में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जेडीयू खड़ी हो गई, उसके बाद नीतीश कुमार पर मुसलमान भरोसा करे तो कैसे करे? वो साल बीत गया 2010 का, 2009 का, जब नीतीश कुमार की अपील पर मुसलमान भाजपा के कैंडिडेट को भी वोट दे दिया करते थे। वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। और इस दूसरे साल में अब नीतीश कुमार के ऊपर भरोसा ना करना, नीतीश कुमार
भारतीय जनता पार्टी से अलग होंगे या नहीं होंगे, इसको लेकर संशय की स्थिति बने रहना और कई सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा, कांग्रेस पार्टी के द्वारा या तो फ्रेंडली फाइट करना या ऐसे कैंडिडेट उतार दिया जाना जो मुकाबले में ही आते हुए दिखाई नहीं दे रहे, उसने कहीं ना कहीं मुसलमानों को विचलित कर रखा है कि वो जाएं कहां। जहां जेडीयू के खिलाफ राजद या कांग्रेस के कमजोर कैंडिडेट हैं, वहां मुसलमानों को उतनी दिक्कत नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो जेडीयू को भी दे देंगे तो कम से कम इतना तो सुनिश्चित हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। लेकिन जहां भारतीय जनता पार्टी की सीट पर फ्रेंडली फाइट हो रही है या भाजपा के खिलाफ कमजोर कैंडिडेट दिए गए हैं, वहां मुसलमानों को सोचना पड़ रहा है कि वो करें तो क्या करें। वोट अपना पानी में डाल दे या वोट किसी नई रणनीति के तहत दे। भारतीय जनता पार्टी को वोट दे नहीं सकते, क्योंकि वोटिंग पैटर्न पिछले 3-3.5 दशकों का देखें तो ऐसा रहा नहीं है। और रही बात सामाजिक न्याय की, जाति गणना के बाद जिस प्रकार के सामाजिक न्याय के मुद्दे को लेकर चलने की उम्मीद लोगों की नीतीश कुमार से थी, वो हो नहीं पाया। वो भाजपा के सुर में सुर मिलाते हुए दिखाई दिए। रही बात राष्ट्रीय जनता दल की, तो राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व भी बहुत परिपक्वता से सामने नहीं आ पाया। महागठबंधन में विवाद को बहुत पहले सुलझ जाना चाहिए था, वो सुलझता या सुलझाता हुआ अंत समय तक नहीं दिखा और कहीं ना कहीं ये मैसेज गया कि राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व छोटी छोटी बातों में ज्यादा उलझा हुआ है। अब बिहार में चूंकि ड्राइवर सीट पर महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल थी, तो राष्ट्रीय जनता दल से ही सवाल पूछा जाएगा। बिहार में ड्राइवर सीट पर एनडीए के अंदर जनता दल यूनाइटेड है, तो मुसलमान सवाल भी पूछेंगे या कोई भी वोटर सवाल पूछेगा तो जनता दल यूनाइटेड से पूछेगा, उधर आरजेडी से पूछेगा, इधर जेडीयू से पूछेगा। और कहीं ना कहीं मुसलमान वोटर यह भी चाहता है कि राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के बीच 14 नवंबर के बीच, ये 14 नवंबर के बाद यदि कोई एका की सूरत हो तो वो बन जाए। लेकिन एका की सूरत बनने की जो परिस्थितियां पैदा होती है, वो 2 बार का झटका जो नीतीश कुमार ने खाया या राष्ट्रीय जनता दल ने खाया, तेजस्वी यादव ने खाया, जिसने भी खाया, अब तीसरी बार ये गुंजाइश तभी बनती है जब जनता दल यूनाइटेड का विधायक दल राष्ट्रीय जनता दल के विधायक दल से बड़ा हो। लेकिन क्या बिहार का मुसलमान वोटर ये परिस्थिति पैदा करने के लिए तैयार है कि जेडीयू के 5-10 विधायक राजद से ज्यादा हो? और बात सही भी है, क्यों मुसलमानों ने ठेका उठा रखा है क्या कि किसका विधायक दल बड़ा बनाना है या किसका छोटा बनाना है? जब सिद्धांत विहीन राजनीति मौजूदा दौर में हो ही रही है, उत्तर विचारधारा काल के दौर में भारत की राजनीति चली ही गई है, सेकुलरिज्म, संविधान, आरक्षण, ये सब मुद्दे जब जनता को बहलाने के मुद्दे बनकर रह गए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी इसमें अपनी सफलता दर बढ़ाती जा रही है। तो भला अकेले मुसलमान ही क्यों उसको रोकने का ठेका उठाए? क्योंकि उसे पता है कि अकेले 18% वोटर किसी की जीत या हार को तय नहीं कर सकता, जीत या हार में अपना योगदान दे सकता है, तय नहीं कर सकता। कुल मिलाकर इस बार बिहार के अल्पसंख्यक वोटर्स में सबसे बड़े वोटर्स मुसलमानों के वोटिंग पैटर्न पर नजर रखनी इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि अंततः बिहार की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आएगी या नहीं आएगी, बिहार का मुख्यमंत्री पद जेडीयू या आरजेडी के बीच जो पिछले 35 साल से बना हुआ है, वो 35 साल से बना हुआ क्रम अगली बार भी बना रहेगा, 14 नवंबर के बाद भी बना रहेगा। ये तय करने के लिए बिहार के मुसलमानों की एक बहुत बड़ी भूमिका होनी है। बिहार भाजपा के हाथ में जाए या न जाए, ये तय करने में मुसलमानों की भूमिका एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। यही सवाल अंततः बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या जो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ हुआ वही नीतीश कुमार के साथ हो जाएगा? यहां भी बीजेपी के अंदर से कोई नया देवेंद्र फडणवीस सामने आएगा और मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेगा। कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की पसंद जरूर है, लेकिन जो पार्टी 60-61 सीटें ही चुनाव लड़ रही है, वो 122 का आंकड़ा तो छू नहीं सकती जिसके पक्ष में मुसलमान एक तरफा खड़े हो जाए। राष्ट्रीय जनता दल का मौजूदा नेतृत्व 122 सीटें अकेले हासिल करने की स्थिति में जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, और भाजपा और जदयू अकेले 122 हासिल कर ले, यह सूरत तो है ही नहीं, क्योंकि उतनी सीटें ही वो नहीं लड़ रहे। जन सुराज में इतनी ताकत है नहीं कि बिहार के अंदर वो कोई
अरविंद केजरीवाल जैसा करिश्मा कर पाए, तो करिश्मा से कहीं ज्यादा सुविधा की सियासत जो दूसरे सामाजिक समूह कर रहे हैं, बिहार के मुसलमान भी वही करते हुए अगर दिखाई दे, किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। हां, इस बार एक बात जरूर है कि मुसलमानों का वोटिंग पैटर्न किसी को सत्ता में लाने के लिए वोटिंग करने नहीं जा रहा है, उसका रिफ्लेक्शन वो दिखाने की स्थिति में नहीं है, बल्कि बिहार के मुसलमान इस बार एक फॉर्मूले के आधार पर वोटिंग करते हुए दिखाई दे सकते हैं कि बीजेपी का मुख्यमंत्री शपथ ना ले, ये कैसे सुनिश्चित किया जाए। क्या इसके लिए हर सीट की अलग अलग रणनीति हो, या किसी एक गठबंधन के पक्ष में खुलकर मुसलमान वोटिंग करने चले जाए, जैसे 2022 में समाजवादी पार्टी के गठबंधन के पक्ष में यूपी में खुलकर चले गए थे, या बीच का कोई रास्ता निकाले। देखते जाइए, बड़ा दिलचस्प चुनाव है। और इस चुनाव में जिस प्रकार से जाति गणना के बाद के चुनाव में जदयू, भाजपा, राजद, जनसुराज, कांग्रेस सब उलझी हुई है, उसी तरह से मुसलमान वोटर का साइलेंट वोटर में तब्दील हो जाना, चुपचाप किसे वोट देना है ये तय करने की स्थिति में पहुंच जाना, दोनों गठबंधनों के लिए असमंजस की स्थिति पैदा कर रहा है। क्योंकि मुसलमान वोटर साइलेंट वोटर बन जाने का एक नतीजा यह है कि भाजपा के तमाम फायर ब्रांड नेता बिहार में दिखाई नहीं दे रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आते हैं तो मंगलसूत्र, मुजरा, मुसलमान जैसे शब्दों का इस्तेमाल और शमशान, कब्रिस्तान जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि वो राजद के समय के कार्यकाल की याद दिलाते हैं। योगी आदित्यनाथ को रामकृपाल यादव के नामांकन के बाद किसी ने बिहार में अब तक देखा नहीं है। पता नहीं वो चुनाव प्रचार में भेजे भी जाएंगे या नहीं भेजे जाएंगे, क्योंकि उनकी भूमिका तो तब शुरू होती है, नरेंद्र मोदी की भूमिका तो तब शुरू होती है जब कम्युनल कार्ड खेलने की गुंजाइश होती है। झारखंड के 2019 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ गए थे, जाकर उन्होंने क्या कहा था, यदि इरफान अंसारी जीतेगा तो राम मंदिर कैसे बनेगा। संभवतः पूरे झारखंड में सबसे ज्यादा वोट से इरफान अंसारी जीत कर आए थे। प्रधानमंत्री तो बात ऐसी ऐसी करते हैं जिनकी जिसके बारे में पूछे ही मत। कपड़ों से लोगों की पहचान करते हैं। अब वो कपड़ों से पहचान करने की स्थिति और इन सब मुद्दे पर चुपचाप एक साइलेंट वोटर में तब्दील हो जाना सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय का, इसने पूरी सांप्रदायिक राजनीति करने वाले दलों को तो अचंभे में डाला ही है, सेकुलर पॉलिटिक्स करने वाले दलों को भी अचंभे में डाला है कि अब आगे सियासत का ऊंट कौन सी करवट लेगा। देखते जाइए कौन सी करवट लेता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।